Hello everyone, my name is Mohammad Yunus. I have secured 10th rank in the UPPCSJ 2022 एग्जाम। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था और इसमें मैंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम से की है। उसके बाद मैंने अपना बी LLB और LLM इंग्लिश मीडियम से किया है और इसमें इस कड़ी में अगर आगे बढ़ूं तो सबसे अहम बात जो UPPCSJ की है वो ये है कि ये वैकेंसी वर्थ वेटिंग है। सो और स्टेट्स की जगह इस स्टेट में अगर आप वेट कर रहे हैं तो इसमें वैकेंसीज भी अच्छी होती हैं। 200, 300, 400, इवन 600 जो कि 2018 के अटेम्प्ट में थी। इसमें लगे रहें, निरंतर प्रयास करते रहें और सफलता जरूर मिलेगी। अगर मैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की तैयारी की बात करूं तो वन बाय वन आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू व्हाट इज द स्ट्रेटेजी विच आई अडॉप्टेड विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स इसमें दो पेपर होते हैं एक्चुअली। इसमें कि पहला पेपर होता है जीएस का जो कि 150 मार्क्स का होता है और दूसरा पेपर लॉ का होता है। अगर हम जीएस के पेपर की बात करें तो 2022 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं जिसके थ्रू नया सिलेबस अपडेट हुआ है। उसमें स्पेशल एक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स है और जीएस का स्टैटिक पोर्शन है। अगर मैं स्पेशल एक्ट्स की बात करूं तो स्पेशल एक्ट्स लाइक पॉक्सो एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस एक्ट, सीनियर सिटीजन्स एक्ट, ऐसे ही कुछ और करीब 9 एक्ट्स हैं, माइनर एक्ट्स हैं। तो अगर हमें जीएस में क्वालिफाई करना है तो इस बार की अगर मैं बात करूं 2022 के प्रीलिम्स की तो उसमें अराउंड 35 क्वेश्चन जो है वो स्पेशल एक्ट से आए थे। दूसरा जो मेजर क्वेश्चन होता है वो करंट अफेयर्स का होता है, उसमें भी 25 to 30 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर हम बात करें स्पेशल एक्ट की और करंट अफेयर्स की तो अराउंड 40 to 50% पेपर जो होता है वो लोकल एक्ट, स्पेशल एक्ट और करंट अफेयर्स का होता है और आधा जो क्वेश्चन पेपर होता है वो जीएस के स्टैटिक पोर्शन जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से होता है। तो अगर हम बात करें कि हम जीएस के बाकी स्टैटिक पोर्शन की तैयारी कैसे करें तो उसके लिए मैं कहूंगा प्रीलिम्स में घटना चक्र सफिशिएंट है। मेंस की अगर लिहाज से बात करें तो हमें एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी, वो मैं अपने मेंस की स्ट्रेटेजी में आपसे शेयर करूंगा। तो अगर हम प्रीलिम्स के लिहाज से बात करें तो उसमें हिस्ट्री के लिए घटना चक्र, ज्योग्राफी के लिए भी घटना चक्र, साइंस के लिए भी घटना चक्र और पॉलिटी के लिए मैं कहूंगा कि लक्ष्मीकांत को फॉलो करें क्योंकि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बैरेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली आर्टिकल से। बट अगर हम बात करें पॉलिटी के सिलेबस की तो पॉलिटी के सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस जो हमारा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है एग्जीक्यूटिव का, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, तो इस लिहाज से हमें पॉलिटी पे बहुत अच्छा फोकस करना है। पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है बल्कि पॉलिटी का जो मैंने बताया उसको भी ऐड करना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस के लिए आप रिलाई कर सकते हैं घटना चक्र पे। अगर हम लॉ के पेपर्स की बात करें तो लॉ के पेपर्स में सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट चीज जो है जो मुझे लगता है वो होता है आप कितने एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो इट डजंट मैटर कि आप कितना पढ़ते हैं, चाहे वो सीआरपीसी हो, आईपीसी हो, टॉट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, जो भी मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं जो सिलेबस में हमारे दे रखे हैं। तो जो मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो की, जो मेरे लिए काम किया वो है आप कितने एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो आई विल एडवाइज ऑल ऑफ यू टू रिवाइज एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी बुक्स आती हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस होते हैं और सारी स्टेट्स की, यूपी के नहीं बल्कि और सारी स्टेट के। तो मैं कहूंगा वो आप सॉल्व करें इन एडिशन टू बेयर एक्ट। और कौन कौन सी बुक्स मैंने फॉलो की सीआरपीसी, आईपीसी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, टॉट में, वो मैं आपके साथ मेंस की स्ट्रेटेजी में शेयर करूंगा। प्रीलिम्स में मैं यही कहूंगा कि आप जितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना बेहतर रहेगा। एज फार एज मेंस इज कंसर्न तो मेंस में यहाँ पे यूपीपीसीएसजे में 6 पेपर्स होते हैं। तो पहला पेपर जो होता है वो जीएस का होता है। तो जीएस की अगर इन डेप्थ स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट वाइज इफ आई स्टार्ट तो पहला जो होता है जो माइनर एक्ट्स हमारे दे रखे हैं सिलेबस में, जैसे पॉक्सो, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, तो इन सब में जो होता है हमें बेयर एक्ट के थ्रू हमें स्टडी करनी है अच्छे से। और दूसरा हमें फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट समझना है इन सबका, जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, पॉक्सो एक्ट, ये क्यों आए, क्या रीजन है इन सबका, इनके क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं। और मैं ये कहूंगा कि केस लॉज की अगर आप हेल्प लें तो केस लॉज की जरूर हेल्प लें, क्योंकि मैंने भी अपने जब इस बार मैंने मेंस दिया था तो मैंने केस लॉज को कोट किया था इसमें, जो भी जैसे फॉर इंस्टेंस पॉक्सो में एज के डिफरेंस के ऊपर की एज जो है पॉक्सो में दोनों की, चाहे वो चाइल्ड मेल हो या फीमेल हो, उसमें 18 ईयर्स है
और आपको कैसे एज डिसाइड करनी है, तो उसके लिए केस लॉज हैं करने के लिए, तो वो बहुत हेल्प करेंगे। तो जो माइनर एक्ट्स हैं उसके क्वेश्चंस इस बार जो करीब 50 मार्क्स के क्वेश्चन थे जीएस में, तो जैसे वहां 35 मार्क्स के थे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, ऐसे ही मेंस में अच्छा खासा वेटेज था 2022 के मेंस के एग्जाम में, जीएस के पेपर में। अगर मैं दूसरे एस्पेक्ट की बात करूं तो जैसे करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स में जो भी जैसे मेनली यूपीपीसीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं प्लेसेस इन न्यूज, और जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, और जो भी टर्मिनोलॉजी जो न्यूज में रहती है तो उनसे क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं स्टैटिक पोर्शंस की, तो स्टैटिक पोर्शन में अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो आपको 9 to 12th एनसीईआरटी आई वुड सजेस्ट कि आप घटना चक्र पर रिलाय ना करें, बल्कि 9 to 12th जो है हिस्ट्री की एनसीईआरटी को पढ़ें, और हिस्ट्री को ऐसे बाइफरकेट करें जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो कि क्वेश्चंस किस एरिया से आते हैं। फॉर इंस्टेंस इससे पहले जो मैंने देखे थे क्वेश्चन पे प्रीवियस ईयर, तो उसमें मेनली मॉडर्न इंडिया से गांधीयन फेज से आते थे, बट इस बार जो क्वेश्चन थे वो थोड़े बैलेंस थे। फॉर इंस्टेंस अगर हम कहें कि हिस्ट्री को अगर हम डिवाइड करें तो हम ऐसे डिवाइड करेंगे एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर, तो इस बार आर्ट एंड कल्चर से फॉर इंस्टेंस क्वेश्चन था गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। तो ऐसे ही हमें बाइफरकेट करना है और हमें एनसीईआरटीज की हेल्प लेके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वहां लिखना है प्रॉपर तरीके से। अगर मैं दूसरी पेपर की बात सब्जेक्ट की बात करूं तो वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो टर्मिनोलॉजी से आते हैं, चाहे वो बैंकिंग की टर्मिनोलॉजीज हो, चाहे ट्रेड की टर्मिनोलॉजीज हो। तो इसके लिए बेसिकली आपको एक स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसी स्टैंडर्ड बुक जो कि बहुत ज्यादा बल्कि ना हो। 150 to 200 पेजेस में जो बुक आए उसमें मैं कहूंगा संजीव कुमार और विवेक सिंह, इन दोनों बुक में से आप एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। और इसमें मेनली जो इंस्टीट्यूशंस हैं इन पे आप विशेष ध्यान दें, और इन बुक्स को अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और प्रीवियस क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में आप घटना चक्र पे रिलाय कर सकते हैं। मेनली कुछ क्वेश्चन से अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो कुछ होते हैं एरिया, जैसे डिसीजेस होते हैं, या वैक्सीनेशन से रिलेटेड एरियाज होते हैं, या फिर साइंस में हमारे विटामिन वगैरह होते हैं। तो जो प्रीलिम्स में हमारे सिलेबस है वही मोर और लेस मेंस में भी उसी एरिया से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है ज्योग्राफी का सब्जेक्ट। तो ज्योग्राफी में मैं ये कहूंगा कि ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पे आप थोड़ा ज्यादा फोकस करें, और इंडियन ज्योग्राफी के अलावा इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पे, जैसे कि इस बार जो डिजास्टर से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो अच्छे खासे काफी थे। फॉर इंस्टेंस जोशीमठ क्राइसिस क्या था, लैंडस्लाइड्स क्यों होते हैं, और वाटर साइड मैनेजमेंट क्या होता है। तो आई वुड सजेस्ट यू टू गो डीपर इन इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे जो है मैंने देखा था इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो ब्लैंक थे, व्हाट इज वाटर साइड मैनेजमेंट। ये सारी चीजें बहुत आसानी से ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से कवर हो सकती हैं, इसमें बच्चे ब्लैंक होते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसका अच्छा खासा वेटेज होता है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। और इसमें अगर हम बात करें तो आपको लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। जैसे लास्ट ईयर मैंने 2018 का अटेम्प्ट किया था, उसमें डिलिमिटेशन कमीशन आया था, और इस बार भी काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो कि लक्ष्मीकांत से कवर हो जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि जीएस को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। जीएस इज वन ऑफ द डिसाइडिंग फैक्टर टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, तो आप जीएस को बिल्कुल इग्नोर ना करें। दूसरे अगर हम पेपर की बात करें, जो पहले लैंग्वेज पेपर सिंगल पेपर में हुआ करता था, बट इस बार से हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों ही डिफरेंट अलग अलग पेपर हो गए हैं। तो हिंदी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपनी पढ़ाई जो है 12th क्लास तक मैंने हिंदी मीडियम से की है, लेकिन मैंने क्योंकि अपना मीडियम चेंज किया अपने बीए एलएलबी में, एलएलएम में, और अपने पीसीजे के अटेम्प्ट में मैंने इंग्लिश में ही दिया। तो मुझे बहुत टाइम से मैंने हिंदी को इतने अच्छे से पढ़ा नहीं था, बट मुझे इतनी ज्यादा डिफिकल्टी इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैंने वो सारी चीजें मैंने रिवाइज की अच्छे से, मैंने उसको लाइटली नहीं लिया। मैंने लैंग्वेज के पेपर को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लिया। मैंने इंग्लिश टू हिंदी की जो वोकैबुलरी है वो अपनी अच्छी की, मैंने प्रैक्टिस की। और बेसिकली इसमें ऐसे राइटिंग होता है, प्रेसी राइटिंग होता है और ट्रांसलेशन होता है। उसमें ग्रामर वाला पोर्शन जो है वो नहीं होता है, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप अच्छे से उस पर जो है लैंग्वेज पे वोकैबुलरी को डेवलप कर लें। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश की अच्छी वोकैबुलरी कर लें, और इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी की अच्छी वोकैबुलरी कर लें, और इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आई वुड से कि आज मेरी जो रैंक आई है, रैंक 10th, उसकी जो मेन जो वजह है वो ये है कि मैंने जीएस के पेपर पे बहुत अच्छे से फोकस किया। मैंने इवन एक्स्ट्रा टाइम दिया, लॉ को मैंने थोड़ा कम टाइम दिया अगर मुझे जीएस के पेपर पे जो मैंने ज्यादा ध्यान दिया। तो जीएस का पेपर, लैंग्वेज का पेपर, और मैं लास्ट में आपको बताऊं कि लोकल एक्ट्स जो 6th पेपर होता है, लोकल एक्ट्स और आईपीसी का, तो वो पेपर भी बहुत डिसाइडिंग होता है। अगर अगला हम देखें तो सब्सटेंटिव लॉ,
तो सब्सटेंटिव लॉ में अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकेले जो है 50 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, तो यहां से सब्सटेंटिव लॉ से क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को आप पॉलिटी को लक्ष्मीकांत से आप करें, और जो भी आपकी जिस भी आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग की हो या फिर आपने कॉलेज की पढ़ाई की हो, तो वहां के जो नोट्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से उनको रिवाइज करें, उनको शॉर्ट में बनाएं। जैसे मेरी जो अपने कॉलेज के मेरे प्रोफेसर थे असद मलिक सर, तो उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था, तो मैंने उनके नोट्स को मैंने दोबारा मैंने गो थ्रू किया और मैंने उससे शॉर्ट में नोट्स बनाए। तो आप यू मेक श्योर कि जो करंट में डेवलपमेंट चल रहे हैं, जो भी केस लॉज हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर ना करें, उनको अच्छे से पढ़ें, उसको रिलेट करें, और जो भी आपका स्टेटिक पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, उसको अच्छे से पढ़ें। अगला मैं बात करूं हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, तो उसके लिए मैंने मुस्लिम लॉ के लिए खालिद रशीद और हिंदू लॉ के लिए मैंने जो नोट्स अवेलेबल थे मैंने गो थ्रू किए, जो भी मार्केट में कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो मैंने वो अच्छे से देखे और उनकी हेल्प से मैंने हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ को तैयार किया। और ये ध्यान रखें कि कोई भी बुक हो उसका पूरे बुक ना पढ़ें, बल्कि आप देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके कि कौन से क्वेश्चन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके शॉर्ट नोट्स बना लें आप। मैंने भी बिल्कुल 6 से 7 पेजेस में मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए, जो मैं विद पासेज ऑफ टाइम फीड स्टडीज सर्कल पे मैं आपको शेयर करूंगा कुछ नोट्स जो मैंने अपने बनाए हैं। तो इस तरह से मैंने हिंदू और मुस्लिम लॉ को तैयार किया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट को भी मैंने बहुत अच्छे से, जो मल्टीपल मेरे सोर्सेज थे, बुक्स थी, तो मैंने किसी एक बुक पर रिलाई नहीं किया, बल्कि टॉपिक वाइज मैंने अच्छे से जो है उनको पढ़ा, उनको समझा, उनके नोट्स बनाए। मैंने सॉफ्ट कॉपी में उनको नोट्स बनाए अच्छे से, ताकि मैं उनको किसी भी टाइम एडिट कर सकूं। ये हुआ सब्सटेंटिव लॉ का। तो सब्सटेंटिव लॉ का जो पेपर होता है उसमें आप ध्यान रखें कि इसमें जो कॉम्बिनेशंस जो बनाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर से, जो हमारा सेट क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें जो इसमें एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सब्सटेंटिव लॉ में, वो है लॉ ऑफ ट्रस्ट, इक्विटी एंड ईजमेंट। तो इस बार का जो 2022 का पेपर था वो थोड़ा अनकन्वेंशनल था, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो उससे थोड़ा सा अलग था। क्यों अलग था? क्योंकि उन्होंने जो कॉम्बिनेशंस बनाए थे, चाहे वो सब्जेक्ट्स के, वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस थे। उसमें इक्विटी, ट्रस्ट, ईजमेंट को अपने उन सारे कॉम्बिनेशंस में डाल रखा था। तो अब मैं ये आपसे कहूंगा कि आप इक्विटी, ट्रस्ट, ईजमेंट को बिल्कुल इग्नोर ना करें इस पेपर में, और कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दें। अगले हम पेपर की अगर बात करें तो होता है प्रोसीजरल लॉ एंड एविडेंस। तो प्रोसीजरल लॉ के लिए खासकर मैंने सीआरपीसी के लिए मेरे असद मलिक सर जो मेरे प्रोफेसर थे, मैंने उनके क्लास नोट्स को मैंने यूज किया। उनको मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे मैंने अपने सॉफ्ट कॉपी में उनको बना लिया था, तो मैंने उनको गो थ्रू किया अच्छे से, और उनसे भी मैंने शॉर्ट में नोट्स बनाए ताकि मैं रिवाइज करने में आसानी हो। फॉर इंस्टेंस, आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे यूपी पीसीएसए के लिहाज से, तो आप देखेंगे कि कुछ एरियाज हैं जो हमें बहुत अच्छे होने चाहिए। फॉर इंस्टेंस ट्रायल्स, जो सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल, ये हमें बिल्कुल टिप्स भी होना चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। और जो कुछ एरियाज हैं जो हमें थोड़ा परेशान करते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे लिए जो थोड़ा मैंने रिसर्च करके नोट्स बनाए थे, वो सर्च एंड सीजर पे बनाए थे। तो आप देखें कि सीआरपीसी में आपको कौन से एरिया जो है आपको मतलब स्ट्रांग है और किसमें नहीं है, तो आप उसमें रिसर्च करें। अगला जो है सिविल प्रोसीजर कोड। तो सिविल प्रोसीजर कोड के लिए मैं ये कहूंगा कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन यूपी पीसीएसजे में क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे आते हैं कि आप हैंडल कर सकते हैं अगर आपने कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है। तो मैंने जो स्टैंडर्ड बुक पढ़ी थी वो तकवानी को मैंने फॉलो किया था, बट मैंने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके नोट्स को मैंने गो थ्रू किया था, और उसमें से मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। और मैंने सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस के लिए जो मेरी जो थोड़ी सी अलग स्ट्रेटेजी थी वो थी केस लॉस के थ्रू। मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे वो मैंने लाइव लॉ की हेल्प से केस लॉज उनके निकाले थे, और उनकी हेल्प से मैंने उनके कॉन्सेप्ट को समझा था। फॉर इंस्टेंस, जैसे एक्स पार्टी डिग्री होती है, या फिर सीपीसी में जुडिक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक है, तो मैंने उनको जो है केस लॉस के थ्रू समझा। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि आप केस लॉस के थ्रू आप सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस को पढ़ें, तो उससे बहुत ही अच्छे से आपकी तैयारी हो सकती है। और जो एविडेंस एक्ट के लिए अगर मैं बात करूं, तो एविडेंस एक्ट के लिए भी मैंने अपने जो कॉलेज के प्रोफेसर थे राजेश सारदा सर, तो उनके क्लास नोट्स, और अत्याब सिद्दीकी सर, उनके क्लास नोट्स को मैंने रेफर किया था, और उनमें मैंने वैल्यू एडिशन किया था। और वैल्यू एडिशन के लिए मैंने यूट्यूब पे एक चैनल है एक्सपर्ट स्कूल क्योंकि एक चैनल है, तो मैंने उसकी हेल्प से भी मैंने उसमें वैल्यू एडिशन किया था। और जो चीज मैंने प्रोसीजरल लॉ में की और मैंने सारे सब्जेक्ट्स में की, वो मैंने केस लॉज को तैयार किया। मैंने रिसेंट केस लॉज जो है मैंने उनको बहुत अच्छे से तैयार किया, और मैं लिख के भी आया उन केस लॉज को एग्जाम में।
और अगले पेपर की अगर मैं बात करूं तो जो पेपर है वो है लोकल एक्स का, लोकल एक्स एंड आईपीसी। तो ये एक ऐसा लोकल एक्स का पेपर है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है बहुत इग्नोर करते हैं और बहुत अच्छे से डाइवर्स स्टडीज नहीं करते हैं। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी कम से कम 2 बुक्स लें, लोकल जो एक्ट्स हैं, यूपी रेवेन्यू कोड हो गया या फिर हमारे इविक्शन एक्ट हो गया या म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट हो गया या फिर ग्राम सभा के प्रोविजंस हो गए। तो इन सारे एक्ट्स को आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझें कि कैसे पार्टीशन होता है, खसरा खतौनी क्या होता है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा आप इनको टाइम दें, टाइम के साथ आप इनको तैयार करें। और जो केस लॉज और रिसेंट केस लॉज है, इसमें भी मैंने केस लॉज की हेल्प ली थी, मैंने उनको बहुत अच्छे से मैंने समझा था। तो मेरे जो है मार्क्स, मैं बहुत सेटिस्फाइड था अपने लोकल एक्ट से पेपर से। तो आई वुड से, और इसमें आईटीसी का एक पेपर होता है जो 50 मार्क्स का होता है, इसमें स्पेशली 50 मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का लोकल एक्ट होता है। तो आईपीसी को आप जो से प्रीलिम्स में आपने पढ़ा उसी सोर्स को आप मेंस में रिफर कर सकते हैं। बट मैं आपसे स्पेशली सजेस्ट करूंगा, अगर आपको यूपीसीएसए को क्वालिफाई करना है और बहुत अच्छी रैंक लानी है तो आप जीएस को इग्नोर ना करें, आप लोकल एक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी कमांड करें, आपकी अच्छी रैंक आएगी। अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है वो हमें प्रीलिम्स और मेंस के साथ ही करनी होगी, क्योंकि इंटरव्यू में जो ज्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो प्रैक्टिकल एरिया से होते हैं। तो हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो होती है कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, और हमारे जो मेनली सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रोसीजरल लॉ के सब्जेक्ट्स है, लोकल एक्ट्स, तो ये सारे क्वेश्चंस हमें वहां होते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं अपनी बात कहूं कि मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार, तो इस बार बहुत सारे बच्चों से लोकल एक्ट्स के बारे में पूछा गया था, बट मुझसे नहीं पूछा गया था। मुझसे सीपीसी में ऑर्डर 5 की सम्मन कैसे सब होते हैं, तामील कैसे होते हैं, कैसे चस्पा होते हैं, और सेक्शन 151 सीआरपीसी और सेक्शन 482 सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है, वो कौन सा प्रोविजन है सीआरपीसी में जहां पर पुलिस को बेल देने का अधिकार है। और अगर आपने एलएलएम किया है तो जस्ट बी केयरफुल, आपको फिलोसॉफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट जरूर पता होना चाहिए। जैसे मुझसे पूछे गए सवाल जो उसमें थे कि राइट्स की डेफिनेशन क्या है, ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन क्या है, एज पर सालमंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ राइट, एज पर ह्यूमन राइट्स एक्ट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो बी क्लियर अबाउट व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन दिस इंटरव्यू। सो आई वुड से दैट अगर आपने प्रीलिम्स और मेंस को बिल्कुल इंटीग्रेटेड वे में पढ़ा है और आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आपको कोर्ट का, तो आप बहुत अच्छे से अपना इंटरव्यू भी डील करेंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि आप बुकिश नॉलेज पे डिपेंड ना रहें। जब आपका इंटरव्यू कॉल आए या उससे पहले आपको मौका मिले तो आप जो एडवोकेट्स होते हैं उनसे थोड़ा डिस्कस करें और कोर्ट के प्रोसीजर को थोड़ा समझें। तो दे वुड आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस विच वुड नॉट बी आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एंड मेंस। सो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं अपनी ओवरऑल स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन की बात करूं तो जो सबसे अहम बात है जो मेरे साथ हुआ वो ये था कि मुझे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में स्विच करना था आफ्टर 12th। तो मैंने अच्छा टाइम लिया। तो मैं स्टूडेंट से ये कहना चाहूंगा कि वो अगर किसी भी बैकग्राउंड से, चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, जैसे मैंने स्विच किया तो मुझे थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ा, तो उस हार्डवर्क से बिल्कुल ना कतराएं और वो स्विच करें और जिस भी मीडियम से उसमें अच्छे से पढ़ें। उसमें हर किसी मीडियम में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। तो बिल्कुल भी इस चीज से हताश ना हो कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है कम मार्क्स गेन करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ मिक्सअप बैकग्राउंड था, मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को मिला के था। और दूसरी अगर मैं ये बात कहूं कि कोचिंग पे रिलाय करें या ना करें, तो मैंने कहीं भी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, मैंने पूरी मेरी सेल्फ स्टडी थी। और अगर मैं यूपीपीसीएसजे की बात करूं तो इसमें कोचिंग का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। और आप देखें 1st to 10th जो टॉप रैंकर्स हैं तो उनमें मुझे नहीं लगता कि 1 या 2 से ज्यादा किसी ने कोचिंग के थ्रू या कोई बहुत बड़ी कोचिंग से उन्होंने पढ़ा है। तो मैं ये कहूंगा यूपीपीसीएसजे के जो एग्जाम है वो प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, और गाइडेंस भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करें और आप जीएस के पेपर, जैसे मैंने कहा लैंग्वेज का पेपर, लोकल एक्स के पेपर को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, जो कि सेल्फ स्टडी से आसानी से हो सकता है। तो आपका ये एग्जाम आसानी से क्लियर हो सकता है। और मैं लास्ट में यही कहूंगा कि गाइडेंस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस होल जर्नी। सो बी कनेक्टेड विथ समवन whom you trust, whom you rely upon. So किसी पे आप पूरी जर्नी में आप बिल्कुल रिलाई करें और गाइडेंस में रहें। स्पेशली जीएस के लिए अगर आपकी जीएस कमजोर है, लोकल एक्ट्स के लिए आप थोड़ा पूछते रहे। जैसे मेरे जो सिलेक्टेड फ्रेंड्स थे, जजेस थे, तो मैंने उनके नोट्स भी लिए थे, मैंने उनसे बहुत सारी स्ट्रेटेजी में शेयर करता था और मैं उनसे बहुत एडवाइस लिया करता था। तो बिल्कुल इस बात में गाइडेंस के लिए आप बिल्कुल ना हिचकें, आप अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से गाइडेंस लें
और ये एग्जाम बहुत आसानी से इस तरीके से अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएं तो क्लियर हो सकता है।